जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे 12th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, या अपन कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोइंग प्लांट्स। देखिए, इस पार्ट को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो अपन बात करेंगे बेसिक के बारे में कि भाई इसका बेसिक क्या है। भाई पार्ट के नाम से ही शुरू करेंगे भी इसका बेसिक क्या है। फिर उसके बाद इससे प्रत्येक टॉपिक से जो भी एमसीक्यूज बनता है, जो भी क्वेश्चन नीट के अंदर पूछा गया है, उन सबको एक एक करके सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो यदि अपन बात करें तो इस चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो अपन बात करें कि जनन जो है, जनन किसे कहा जाता है। यदि अपन सबसे पहले जनन की बात करें, जिसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन, तो सबसे पहले इस रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन किसे कहा जाता है भी। तो यदि अपन रिप्रोडक्शन की बात करें ना, तो अपन कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी प्रजातियां पाई जाती हैं, जितने भी जीव पाए जाते हैं, वे सभी जीव अपने समान नए जीवों का निर्माण करते हैं, और अपने समान नए जीवों के निर्माण की प्रक्रिया को ही रिप्रोडक्शन या जनन कहा जाता है। जैसे जैसे आपने देखा होगा भी, जितने भी प्राणी हैं वे सभी अपने समान नए जीवों का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन पूछे भी अपने समान नए जीवों का निर्माण क्यों करते हैं, तो अपना इस धरातल पर अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने समान नए जीवों का निर्माण करते हैं। ये भी बात ध्यान रखनी है, अपने समान, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि एक चींटी ने 10-15 हाथियों को जन्म दिया, ऐसा सिस्टम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हाथी जो है वो नए हाथियों का निर्माण करेगा, चींटी जो है वो नई चींटियों का निर्माण करेगा, अर्थात सभी जीव अपने समान नए जीवों का निर्माण करते हैं, और अपने समान नए जीवों के निर्माण की प्रक्रिया है उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इसका मतलब है अपने समान नए जीवों का निर्माण करना। ठीक है, अब यदि इस जनन की बात करें ना, रिप्रोडक्शन की बात करें ना, तो इस रिप्रोडक्शन को दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है भी? पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे कहा जाता है लैंगिक जनन, और दूसरा है अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे कहा जाता है अलैंगिक जनन। भाई जनन की बात करें तो जनन दो प्रकार का हो गया, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यदि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें ना कि लैंगिक जनन किसे कहा जाता है, और दूसरा है अलैंगिक जनन किसे कहा जाता है भी, तो देखिए लैंगिक जनन की बात करें तो नए जीव के निर्माण की प्रक्रिया में यदि दो जीव भाग लेते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहा जाता है, और नए जीव के निर्माण की प्रक्रिया में केवल एक ही जीव भाग लेता है तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। जैसे इस लैंगिक जनन के अंदर दो जीव होते हैं, एक तो होता है नर और दूसरा होता है मादा। अब सीधी सी बात है कि यदि नर है ना तो ये भी अपना युग्मक बनाएगा, और यदि मादा है ना तो ये भी अपना युग्मक बनाएगा। नर नर युग्मक बनाता है और मादा मादा युग्मक बनाती है, दोनों जीव अपना अपना युग्मक बनाते हैं। अब जो नर युग्मक, नर के द्वारा बनेगा नर युग्मक, तो मादा के द्वारा क्या बनेगा भाई? मादा युग्मक। अब जब नर और मादा युग्मक बन जाएंगे ना, तो देखो नर के द्वारा नर युग्मक आएगा, मादा के द्वारा मादा युग्मक आएगा, दोनों युग्मक आपस में मिल जाते हैं भी, और जब दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं ना तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। हिंदी में बोले तो इसे क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। अब जब निषेचन हो जाएगा ना तो ये दोनों युग्मक आपस में मिल जाएंगे या संलयित हो जाएंगे, दोनों युग्मक आपस में संलयित हो जाते हैं, और संलयित होने पर एक जो नई संरचना बनती है इसे कहा जाता है जाइगोट, या इसे कहा जाता है युग्मनज। अब जब युग्मनज बनेगा ना तो इस युग्मनज में होता है कोशिका विभाजन, तो इस युग्मनज से बन जाता है भ्रूण, और इस भ्रूण से आगे जाके क्या बन जाता है भी? शिशु बन जाता है।
अरे भ्रूण से शिशु बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? बनेगा ना। तो भ्रूण से जब शिशु बन जाएगा तो इससे अपन ने देखा क्या, यहां से देखो लैंगिक जनन के अंदर नर और मादा दोनों अपना अपना युग्मक बनाते हैं और दोनों ने यहाँ पर अपना अपना युग्मक बनाया और जब युग्मक आपस में संलयित होते हैं तो इस प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं। और उसके पश्चात युग्मक जब आपस में मिल जाएंगे, घुल जाएंगे तो जाइगोट या भाई सीधी सी बात है कि ये तो नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है। नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को तो फर्टिलाइजेशन या निषेचन बोलते हैं। लेकिन जब ये आपस में संलयित हो जाते हैं तो जो नई संरचना बनती है उसे जाइगोट या युग्मनज कहा जाता है। ठीक है जी। अब जब जाइगोट के अंदर कोशिका विभाजन होगा तो जाइगोट में जैसे ही 2 से 4, 4 से 5 ऐसे कोशिका विभाजन होगा तो वो अपने आकार में बड़ा करेगा जिससे भ्रूण बनेगा और उस भ्रूण से नया शिशु बनता है। भाई अपन ने क्या पढ़ा, जनन किसे कहा जाता है भाई? अपने समान नए जीवों के निर्माण की प्रक्रिया को जनन कहा जाता है। तो यहां पर पूरे प्रोसेस के माध्यम से अपने समान एक नया जीव बना और अपन ने यही तो कहा अपने समान नए जीवों के निर्माण की प्रक्रिया को जनन कहा जाता है। लेकिन जो ये शिशु बना ना, इसमें कितने जीवों ने भाग लिया भाई? 2 जीवों ने, एक तो नर और दूसरा मादा। जब अपने समान नए जीव के निर्माण की प्रक्रिया में 2 जीव भाग लेते हैं ना तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा भाई? इसमें एक जीव है, कोई भी एक जीव है, तो इस एक जीव से ही नए जीव का निर्माण किया जाता है। तो उस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहा जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। यहां से अपन अंतर भी कर सकते हैं। अंतर कैसे करेंगे? लैंगिक जनन की बात करें तो इसमें 2 जीव भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन की बात करें तो इसमें एक ही जीव भाग लेता है। दूसरा यदि बात करें तो लैंगिक जनन के अंदर अलग अलग युग्मक गैमेट बनते हैं, यहां पर गैमेट या युग्मक नहीं बनते हैं। तीसरी यदि बात करें तो लैंगिक जनन में निषेचन होता है, अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। लैंगिक जनन के अंदर जाइगोट का निर्माण होता है, अलैंगिक में जाइगोट का निर्माण नहीं होता है। इसके अलावा लैंगिक जनन की बात करें तो नर और मादा 2 अलग अलग प्रकार के जीव मिलते हैं और नए जीव का निर्माण करते हैं तो उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। कुछ नर के गुण आते हैं, कुछ मादा के आते हैं, तो उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। और तीसरा अपन कह सकते हैं कि पांचवा बोल सकते हैं कि जब विभिन्नताएं उत्पन्न होगी, अलग अलग प्रकार के जीव उत्पन्न होंगे तो कहीं न कहीं विकासवाद की ओर जाएंगे। तो यह विकासवाद की प्रक्रिया में भाग लेता है और अलैंगिक जनन विकासवाद की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। ये तो हो गया हल्का फुल्का बेसिक रिप्रोडक्शन के बारे में ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए अगला जो अपना टॉपिक है ना, अरे जो अपना अगला टॉपिक है, देखिए पाठ का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो अपने को यह भी पता होना चाहिए जो पादप है ना या प्लांट्स की बात करें तो इस धरातल पर जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है और जितने भी भागों में डिवाइड किया गया है उनमें से किन पौधों को पुष्पी पादप कहा जाता है भी? अपन इस पाठ के अंदर पुष्पी पादपों का अध्ययन करने वाले हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ने वाले हैं। तो अपने को पता होना चाहिए भी इतने प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, जिनमें से किन पादपों को अपन पुष्पी पादप कहेंगे। तो सबसे पहले यदि पादपों के प्रकार की बात करें, टाइप ऑफ प्लांट्स, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी पौधे हैं उस पौधों को 2 भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से हैं भी? एक तो है क्रिप्टोगैम, क्रिप्टोगैम, और दूसरा पौधा, दूसरे कौन से पौधे होते हैं? फेनरोगैम। भाई इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी पौधे हैं, जितने भी प्लांट हैं, सबको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगैम और फेनरोगैम। यदि क्रिप्टोगैमस की बात करें ना तो इसको बोलते हैं अपुष्पोद्भिद, इसको बोलते हैं अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद। और यदि फेनरोग्राम की बात करें तो इसे कहा जाता है पुष्पोद्भिद पादप।
तो अपन कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी पौधे हैं उन्हें दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, अपुष्पोद्भिद पादप और दूसरा है पुष्पोद्भिद पादप। अपुष्पोद्भिद पादप किसे कहते हैं भाई ऐसे पादप जिसमें पुष्प का निर्माण नहीं होता है। अब जब पुष्प का निर्माण नहीं होगा तो क्या बीज बनेंगे? क्या बीज भी नहीं बनेंगे। तो ऐसे पादप जिसमें पुष्प नहीं बनते हैं उसे अपुष्पोद्भिद बोलते हैं या क्रिप्टोगैमस बोलते हैं, जिसमें पुष्प नहीं बनते हैं। अब जब पुष्प नहीं बनेंगे तो बीज बनेंगे क्या? बीज भी नहीं बनते हैं, इस कारण इसे बीज रहित पादप भी बोलते हैं, बीज रहित पादप भी बोलते हैं। और यदि फेनरोगैम की बात करें तो इस ब्रह्मांड के अंदर कुछ पादप ऐसे भी हैं जिसमें पुष्प बनते हैं, और जब पुष्प बनेंगे तो क्या बनेगा भी? बीज भी बनेंगे। इस कारण ऐसे पादप को बीज युक्त पादप भी कहा जाता है। ठीक है भी। तो पादप पुष्प के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इस ब्रह्मांड के अंदर पादप दो प्रकार के होते हैं, एक तो अपुष्पोद्भिद पादप और दूसरा है पुष्पोद्भिद पादप। अपुष्पोद्भिद पादप का मतलब है ऐसे पादप जिसमें पुष्प नहीं बनते हैं। पुष्पोद्भिद पादप का मतलब है ऐसे पादप जिसमें पुष्प बनते हैं। यदि इस अपुष्पोद्भिद की बात करें तो इसे तीन भागों में बांटा जाता है। 11th की एनसीईआरटी में ये दिया गया है। पहला है आपके थेलोफाइटा। अरे पहला कौन सा है भाई? थेलोफाइटा। दूसरा कौन सा है रे? दूसरा है आपके ब्रायोफाइटा। और तीसरा कौन सा है भाई? टेरिडोफाइटा, है ना। तो कितने प्रकार के हो गए भी? तीन प्रकार के हो गए। अगला देखो फेनरोग्राम या पुष्पोद्भिद पादप, इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है भी? इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भी? एक तो है अनावृत बीजी या जिसे बोलते हैं अपन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं भाई। और दूसरा है आपके आवृत बीजी, और इस आवृत बीजी को क्या कहा जाता है भी? एंजियोस्पर्म कहा जाता है। अरे क्या बोलते हैं भी? एंजियोस्पर्म कहा जाता है भाई। जो पुष्पोद्भिद पादप है जिसमें पुष्प और बीज बनते हैं तो उन्हें भी दो भागों में बांटा जाता है। एक तो है कौन सा भी? अनावृत बीजी, और दूसरा है आपके आवृत बीजी। क्या अंतर है अभी आपको बता देते हैं। देखिए यदि अनावृत बीजी की अपन बात करें ना तो अपन कह सकते हैं भी कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ बीज ऐसे होते हैं जैसे कि ये सीड्स है या बीज है, तो इस बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है। यदि आवरण की बात करें ना तो आवरण अनुपस्थित होता है। सीधी सी बात है। अनावृत बीजी, ऐसा बीज जिस पर क्या नहीं है भी? आवृत नहीं है, उसे अनावृत बीजी कहा जाता है। आवृत का मतलब होता है आवरण। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसपे आवरण नहीं पाया जाता है। जब आवरण नहीं पाया जाता है तो उसे अनावृत बीजी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि बात करें तो जैसे चीड़ का पौधा आपने देखा होगा, इसमें बीज बनेंगे लेकिन उस पर कोई आवरण नहीं होता है, इस कारण से अनावृत बीजी कहा जाता है। तो ये बीज कहां पर लगते हैं भाई? यदि क्वेश्चन पूछ ले भाई ऐसे बीज कहां मिलेंगे, भाई सामान्य तो बीज फल के अंदर मिलते हैं, उसके ऊपर आवरण पाया जाता है। लेकिन अपन बोले भी फल है ही नहीं, सीधे बीज है, तो ऐसे बीज पौधे में कहां पर मिलेंगे, कहां पर लगे होते हैं? तो ये जो पौधा है ना, ये पौधे की पत्तियां होती हैं, तो इस पत्तियों की ये जो यहाँ वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर कौन से बीज मिलते हैं आपको? अनावृत बीजी। ऐसे बीज जिसपे आवरण नहीं होते हैं ना, वो आपको यहां पर मिलेंगे। अगला देखो, दूसरा है आपके आवृत बीजी। यदि आवृत बीजी की बात करते हैं तो आवृत बीजी का क्या मतलब होता है भी? मान के चलो ये बीज है, ये बीज है आपके, इस बीज के ऊपर क्या पाया जाता है भी? ये आवरण पाया जाता है। बीज के ऊपर अपन कह सकते हैं आवरण उपस्थित होता है, आवरण जो है वो उपस्थित होता है। और जब बीज के ऊपर आवरण उपस्थित होता है तो उस बीजी को कौन सा बीज कहा जाता है? आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म कहा जाता है। अब यदि किसी बीज के ऊपर आवरण है तो यह बीज फल के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं आवृत बीजी के अंदर फल का निर्माण होता है। भाई आम का फल देख लो, आम के अंदर देखोगे तो गुठली होती है,
उसके चारों ओर एक आवरण होता है जो खाने योग्य भाग होता है। जब आवरण होता है तो उस बीज को आवृत बीजी कहा जाता है और आवृत बीजी में फल बना। सेव की बात कर देते हैं, सेव के छोटे छोटे बीज होते हैं, उसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है। अब जो आवरण पाया जाता है ना, वो खाने योग्य भाग होता है और उसमें फल का निर्माण होता है। जिस भी बीज को देख दो जिसके ऊपर आवरण पाया जाता है ना, अरे जब आवरण होगा तो वो खाने योग्य भाग होगा, जिससे क्या बन जाएगा भी, फल बन जाएगा। ठीक है, जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पर सेब बोल सकते हैं, आम बोल सकते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात देखो, ये जो है ना, इसमें ये जो आवृत बीजी पौधे है ना, इसमें विकसित पुष्प बनते हैं जिसके कारण बीजों का निर्माण होता है। इस कारण इस आवृत बीजी पादप को पुष्पी पादप कहा जाता है। इस आवृत बीजी पादप को क्या कहा जाता है भाई, पुष्पी पादप कहा जाता है। चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादप किसे कहते हैं, इस आवृत बीजी पादप को। कहने का मतलब यही है कि इस चैप्टर के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे भी, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। कौन से पादप को पुष्पी पादप बोलते हैं, आवृत बीजी को। तो अपन पढ़ेंगे आवृत बीजी जो पादप है ना, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। चलिए जी, अगला देखो भाई। अब अगला जो अपना टॉपिक है ना, देखो पाठ का नाम क्या है भी, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, है ना। तो किस प्रकार से एक पुष्प से नया पुष्प बनता है, तो वो बता देते हैं आप। देखिए सीधी सी बात है कि ये एक कोई भी पौधा है, अरे किसी भी पौधे को ले लो आप, लेकिन कौन सा लोगे भी, आवृत बीजी लोगे, है ना। ये जो पौधा है ना, इस पौधे के यदि मुख्य जननांग की बात करें, अरे जनन करने योग्य जो अंग होता है ना, जैसे मुख्य जननांग बोलते हैं। पौधे के अंदर मुख्य जननांग क्या होता है भाई, पुष्प होता है। और यदि किसी पुष्प की बात करें ना, तो उस पुष्प के दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, अरे किसी भी पुष्प की बात कर दो, कितने भाग होंगे भी, दो भाग होंगे। एक तो होगा पुमंग और दूसरा क्या होगा भी, जायांग। यदि इस पुमंग की इकाई की बात करें ना, इस पुमंग की एक इकाई की बात करें, तो इस पुमंग की इकाई को क्या कहा जाता है भाई, पुंकेसर कहा जाता है। और यदि इस जायांग की इकाई की बात करें ना, इकाई का मतलब है इसका एक छोटा सा भाग, तो उसे कहा जाता है स्त्रीकेसर। भाई सिंपल सी बात है रे। यदि पुष्प की बात करें तो पुष्प के एक तो होता है नर जननांग, और नर जननांग को क्या कहा जाता है, पुमंग। और दूसरा होता है मादा जननांग, इस मादा जननांग को क्या कहा जाता है, जायांग। पुमंग की एक इकाई लेंगे तो उसे पुंकेसर बोलते हैं, और जायांग की एक इकाई को लेंगे तो उसे क्या कहा जाता है, स्त्रीकेसर कहा जाता है। अब इस पुमंग के अंदर क्या, पुंकेसर के अंदर क्या पाए जाते हैं, अरे पुंकेसर के अंदर परागकण पाए जाते हैं। और परागकण किसका निर्माण करते हैं भाई, दो नर युग्मक बनाते हैं। अरे क्या बनाते हैं रे, दो नर युग्मक बनाते हैं। और स्त्रीकेसर की बात करें तो ये दो चीजें बनाती हैं। दो तो बना देती हैं ध्रुवीय केंद्रक, दो तो बना देती हैं ध्रुवीय केंद्रक, और एक क्या बना देगी भी, मादा युग्मक। एक क्या बनाएगी रे, मादा युग्मक बनाएगी। तो कुछ इस प्रकार से बनते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब उधर से दो नर युग्मक होते हैं ना, वहां से एक नर युग्मक आता है, वहां से एक नर युग्मक आएगा और किससे क्रिया करेगा भी, दो ध्रुवीय केंद्रक से क्रिया करेगा। एक नर युग्मक जो है वो दो ध्रुवीय केंद्रक से क्रिया करेगा, और जब दो ध्रुवीय केंद्रक से क्रिया करता है ना, तो बन जाता है भ्रूणपोष। और ये भ्रूणपोष क्या कार्य करता है भाई, इसका वर्क क्या है रे, इसका वर्क है ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। भाई सिंपल सी बात है, वहां से एक नर युग्मक और दो ध्रुवीय केंद्रक ने आपस में जैसे ही क्रिया की ना, क्या बन गया भी, भ्रूणपोष बना, और ये भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है जी। दूसरा देखो, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है ना,
दूसरे के अंदर देखोगे ना, अब पीछे क्या बचा भाई, ध्रुवीय केंद्रक ने क्रिया कर दी एक नर युग्मक से, पीछे एक और नर युग्मक बचा भाई। और अब की बार जो ये नर युग्मक है ना, किससे क्रिया करेगा, एक मादा युग्मक से, एक मादा युग्मक से क्रिया करेगा। और जब ये एक मादा युग्मक से क्रिया करता है ना, जब ये एक मादा युग्मक से क्रिया कर लेता है तो क्या होगा भी, नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिल जाते हैं तो एक जो नई संरचना बनती है, इसे बोलते हैं युग्मनज, या इसे कहा जाता है जाइगोट। जाइगोट बन जाता है। अब ये जो जाइगोट बनेगा, इसके अंदर निरंतर क्या होगा भी, कोशिका विभाजन। जब कोशिका विभाजन होगा तो इस जाइगोट से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। और इस भ्रूण से क्या बनेगा भी, बीज बनेगा। और इस बीज से क्या बनेगा भी, एक वापस नया पौधा बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा भी। अरे नया पौधा बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, सीधी सी बात है, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक आपस में क्रिया करते हैं तो युग्मनज बनता है। और इस युग्मनज में जब कोशिका विभाजन होगा तो भ्रूण बनेगा, भ्रूण से बीज, और बीज को जब उगाएंगे तो क्या बनेगा रे, पौधा बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, बन जाएगा। अब अपन ने क्या पढ़ा, देखो अपन ने कहा अपने समान नए जीवों के निर्माण की प्रक्रिया को जनन कहा जाता है। यहां पर एक पौधा था, पूरे प्रोसेस के माध्यम से यहां एक और नया पौधा बना, अपने समान नया जीव बना कि नहीं बना, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जनन कहा जाता है। किसके माध्यम से बना भाई, पुष्प के माध्यम से। कौन सा जनन कहा जाता है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। यह है अपने पाठ का सार। इस पाठ के अंदर अपन यही पढ़ेंगे कि पुष्पी पादप में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है भाई, इस प्रकार से होता है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं आया भाई, देखो अगला जो अपना टॉपिक है ना, वो है आपके पुष्प की संरचना। क्या है रे, पुष्प की संरचना। अगला टॉपिक जो है ना, वो है आपके पुष्प की संरचना। देखिए सबसे पहले यदि अपन पुष्प की बात करें ना, तो पुष्प है क्या, पहला क्वेश्चन तो यही आएगा भी कि भाई पुष्प क्या है। तो पुष्प एक प्रकार का मॉडिफाइड सूट है, या जैसे हिंदी में कहा जाता है रूपांतरित पर्रो है। क्या है भी, रूपांतरित प्ररो है। रूपांतरित प्ररो क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, जो बीज है ना, बीज के अंदर ऊपर तो क्या पाया जाता है, एक तो बीज जो है ना, उस बीज के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो प्रांकुर पाया जाता है और दूसरा मूलांकुर पाया जाता है। इस मूलांकुर से तो मूल का निर्माण होगा और इस प्रांकुर से क्या बनेगा, पिर्रो बनेगा। इस पिर्रो से पत्तियां, पुष्प, तना सब चीजें बन जाएगी। बनेगी कि नहीं बनेगी। तो अपन कह सकते हैं चाहे पुष्प हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, ये सभी प्रांकुर से बनते हैं। और प्रांकुर का मतलब है इससे बनता है पिर्रो, तो सभी पिर्रो से बनते हैं। तो इस कारण चाहे पुष्प पूछे, चाहे पत्ती पूछे, चाहे तना पूछे, सभी क्या है, मॉडिफाइड शूट्स या रूपांतरित पिर्रो है। ठीक है। अब पुष्प के दो अंग होते हैं, एक तो आवश्यक अंग, अरे एक कौन सा अंग भाई, आवश्यक अंग, और दूसरा कौन सा अंग है भी, सहायक अंग। आवश्यक अंग की बात करें तो जो जनन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, आवश्यक होते हैं, कौन कौन से भाई, एक तो पुमंग और दूसरा कौन सा है भाई, जायांग। बड़े आवश्यक है जनन के लिए, इस कारण से आवश्यक अंग बोलते हैं। सहायक अंग की बात करें ना, एक तो है बाह्यदलपुंज। सहायक अंग का मतलब है जनन करने में सहायता करते हैं। कौन कौन से भी, ये भी दो होते हैं, बाह्यदलपुंज, बाह्यदलपुंज, और दूसरा होता है दलपुंज। ठीक है। इन दोनों अंगों को कौन सा अंग कहा जाता है, आवश्यक अंग कहा जाता है। भाई क्लास लंबी हो जाएगी, टाइम हो गया है, इस कारण पुष्प की संरचना जब पढ़ेंगे, जब भी हमारी अगली क्लास होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।